ओके, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी टीचिंग से संबंधित जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उनकी तैयारी करते हैं। अभी 20 अगस्त को होने वाले सीटेट के एग्ज़ाम की, सीटीईटी के एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। 27 दिसंबर के पेपर के पार्ट 1 को, इट मीन शुरू के 15 क्वेश्चंस को हम कर चुके हैं। अब लास्ट के 15 क्वेश्चन जो बचे हैं पेडागोजी वाले सेक्शन के, वो हम करने चल रहे हैं, जिसे हम पार्ट 2 के नाम से देख रहे हैं। ठीक, सबसे पहला प्रश्न ये है हमारा कि एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती हैं। मतलब एक टीचर हैं जो ये सिखाती हैं बच्चों को कि गणित के उत्तर तक कैसे पहुंचा जाए। अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में यह तकनीकी क्या है, अर्थहीन है? तो ऐसा नहीं है, इसका अपना एक अर्थ है, इसका अपना एक महत्व है। कभी कभार ही इस्तेमाल करनी चाहिए? नहीं, गणित के सवाल का रोज उत्तर आता है, इसलिए हमें इसका रोज प्रयोग करना है। अधिगम की गति को बाधित करेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार होगी, मतलब मेंटल डेवलपमेंट होगा। गणित के सवाल और भी उसी तरीके के हम लगा पाएंगे, इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अब आइए 17 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के उपयुक्त स्तर मान रखती है? देखो, समावेशी शिक्षा है तो कोई भी बच्चा छूटेगा नहीं। एक ट्रिक आप लगा लो कि समावेशी कक्षा अगर है तो कोई भी बच्चा छूटने वाला नहीं है। ठीक है, जब कोई भी बच्चा छूटेगा नहीं तो सारे ऑप्शन सही हैं। समावेशी शिक्षा में किसी भी बच्चे को छोड़ा तो नहीं जाता। अब उसमें सृजनात्मक बालक भी हैं, ऑटिज्म वाले, ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे भी हैं, अधिगम विकास से संबंधित डिसऑर्डर वाले भी हैं, मानसिक रूप से जो चैलेंजेस हैं, चुनौतीपूर्ण हैं, वो भी हैं। इसलिए हमारा ए बी सी डी चारों ऑप्शन सही हो जाता है। 18 नंबर के प्रश्न को देखते हैं सीधे सीधे, थोड़ा जल्दी से करते हैं प्रश्नों को हम। एक ऐसी दशा जिसमें बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है, पढ़ने से संबंधित दिक्कत है, या प्रतिस्थापित करता है या उल्टा करके पढ़ता है ना। बी को किस रूप में पढ़ता है? डी के रूप में, है ना। 16 को 61 पढ़ता है। तो ऐसे विकार, ऐसे डिसऑर्डर डिसलेक्सिया में होते हैं, इसको आपको रटना होगा। अगर वो किसी से बातचीत नहीं करता, अपने आप में खोया रहता है, तो वो स्वालीन है, ऑटिज्म से संबंधित है। बहुत देर तक ध्यान नहीं रख पाता एक ही जगह पे, तो ADHD से प्रभावित है। आइए आगे बढ़ते हैं, ये सारे प्रश्न सरल हैं। 19 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। बिंदु एक लड़की है, अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए, मतलब अलग अलग प्लानिंग करती है, स्वयं से कार्य करती है, बहुत उत्साहित रहती है, किसी कार्य को करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है। वह मौलिक और अभिसारी साधनों की खोज कर लाती है। ये गुण किसकी ओर संकेत करते हैं? तो भैया ये गुण हमारे सृजनात्मकता से संबंधित हैं। और जब खुद से वो काम कर रही हो, मौलिक संसाधनों, मौलिक, ठीक है, मौलिक का मतलब स्वयं से, ओरिजिनल, किसी की नकल करके नहीं, खोज कर लाती है, तो ऐसी चीज़ों को हम सृजनात्मक कहते हैं। ठीक, आइए 20 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। जल्दी जल्दी प्रश्नों को हम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम किसकी तरफ चल रहे हैं? 20 नंबर के प्रश्न की ओर चल रहे हैं। क्या है कि आंशिक दृष्टिबाधित, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री, अधिगम सामग्री उपयुक्त है? मतलब आंशिक रूप से बच्चे को दिखता है, थोड़ा कम है, तो उसके लिए कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त होगी? तो बड़े प्रिंट वाली छपी पुस्तकें बिल्कुल उसके काम की होंगी, बड़े प्रिंट वाली जो पुस्तकें हैं उसके काम की होंगी। ठीक है सर। और त्रिआयामी 3D डायमेंशन वाले भी उसके काम के होंगे। छोटे प्रिंट वाले ये उसके काम का नहीं होगा, क्योंकि दृष्टिबाधित है। सॉफ्टवेयर जो मूल पाठ को वाक्य में परिवर्तित कर दें, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनसे आवाज़, मतलब पाठ को उनको सुनाया भी जा सके पढ़ने के अलावा, तो ये तीनों आपके काम के हैं। पहला कहाँ है, दूसरा कहाँ है और चौथा कहाँ है? तो बी वाले ऑप्शन पे ऐसा है। आइए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 21 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए
निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है। मतलब क्लास है, उसमें बच्चों को सिखाना है हमें। अब बताओ इन चारों में कौन सी ऐसी चीज है जो उसके सीखने में बाधा उत्पन्न करेगी या प्रभावशाली नहीं है। संप्रत्यय नक्शों के निर्माण में बच्चों की सहायता, मान लो कि कॉन्सेप्ट मेकिंग चल रहा हो तो उसमें सहयोग करोगे तो ये तो प्रभावशाली है, ये प्रभावशाली है, ये हमारा प्रभावशाली है। ओके सर, जब ये प्रभावशाली है भैया तो इस पे हम अभी टिक नहीं लगाते। जो प्रभावशाली नहीं होगा उस पे टिक लगाना है। बच्चों को स्मृति सहायक विधियों और खंडीकरण में उपयोग की सीख, ये भी ठीक है। बच्चों को प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना, बिल्कुल आप इस पे टिक लगा दीजिए। ये सीखने के लिए प्रभावशाली तरीका नहीं है कि आप उसी पे टिक लगा दीजिए, नकल कर लीजिए, ये सीखने का प्रभावशाली तरीका नहीं है। बच्चों को अपने सहयोगियों के साथ बैठकर सीखने के लिए ये प्रभावशाली तरीका है। तो प्रभावशाली तरीका हमारा कौन सा नहीं है? सी वाला हमारा प्रभावशाली तरीका नहीं है कि हम किसी बच्चे को नकल करने की सीख दें। 22 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक प्रोसेसिंग है ना, ज्ञान से संबंधित है। मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें बच्चे किसी प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ रहे हों। अमेरिका की राजधानी क्या है ये तो बता लेगा, इसमें कोई प्रोसेस नहीं है। मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है, सीधे सीधे बता देगा, एक 2D होता है, एक 3D होता है। 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका, मान लो 999 है, फिर अब 222 है, मतलब कई अंक हो सकते हैं 3 अंक के, तो 3 अंकों के जोड़ने वाली संख्या का क्या तरीका है ये मैथ के टीचर आपको समझाएंगे, बताएंगे, जिसमें एक प्रोसेस होता है ना, जिसमें क्या होता है, प्रोसेस होता है। इसमें देखेंगे सी वाले ऑप्शन पे हम टिक लगाएंगे। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, ये तो रटने पे आधारित है, ठीक है, ये रटने पर आधारित है ना कि किसी प्रोसेस पे। तो इस प्रश्न का ये वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। 3 अंकों को जोड़ने का क्या तरीका है, ये प्रोसेस के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा होनी चाहिए, है ना, कैसी होनी चाहिए? ड्रिल, तो ड्रिल को बिल्कुल हम सपोर्ट नहीं करेंगे, बेधन और अभ्यास पर आधारित हो, लेकिन बहुत ज़्यादा अभ्यास पे नहीं। अन्वेषण प्रेरित, खोज उन्मुखी, बिल्कुल खुद से खोजें और खुद से उसे समझें, उसे पढ़ें, है ना, ये होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तक और शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित है भैया, शिक्षक केंद्रित नहीं। परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख, केवल परीक्षा के लिए नहीं सीखना है, जीवन के लिए भी बच्चों को तैयार करना है। सो बी इज राइट आंसर फॉर द 23 क्वेश्चंस। ठीक है, आइए 24 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है? 4 ऑप्शन हैं, इसमें से ये बताना है कि सार्थक अधिगम को कौन बढ़ावा देगा। अधिगम पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को याद करने तक सीमित है, यह सार्थक अधिगम नहीं है, बल्कि जीवन जीने से संबंधित है, वातावरण से समायोजन करने से संबंधित है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं है कि विद्यालय में ही बच्चा सब कुछ सीखता है। अधिगम केवल पेपर पेंसिल, नो सर। अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी को केवल शिक्षक द्वारा जानकारी मिलती है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो 24 का बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अधिगम हमारा स्कूल के बाहर, किताबों के बाहर भी मिलता है। समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है? मतलब का एक ही तरीका कोई टीचर बार बार प्रस्तुत कर रहा है, ये लो ऐसे करो, फिर उसी की तरह, फिर उसी की तरह, फिर उसी की तरह। ठीक है, तो अनुरूपक कह सकते हैं इसे हम, अनुरूपक चिंतन। लेकिन यहाँ चिंतन की बात तो की नहीं जा रही है, एक ही तरीके को प्रस्तुत किया जा रहा है, मतलब जो रिस्पॉन्स दिया जा रहा है वो एक जैसा दिया जा रहा है। और आपको पता है एक ही जैसे 2, 4, 5 रिस्पॉन्स के समूह को हम समुच्चय कहते हैं या सेट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? रिस्पॉन्स सेट, बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अगर आप मैथ पढ़े होंगे तो समुच्चय भी पढ़े होंगे क्लास 12th या 10th में। ठीक है, आइए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में
एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं। मतलब जो विद्यार्थी हैं वो छोटे छोटे समूह बना लिए हैं, एक निश्चित कार्य को कर रहे हैं, और प्रत्येक समूह का एक सहायक है, प्रत्येक समूह में एक टीचर है जो उनकी सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। किस उपागम का कक्षा में प्रयोग हो रहा है? तो व्यवहारवादियों का, संरचनावादियों का, मनोविश्लेषणवादियों का, व्याख्यावादियों का। कोई चीज़ व्याख्या हो नहीं रही है, मन से संबंधित कोई चीज़ है नहीं। इसमें दो हो सकता है, या तो व्यवहारवादी या तो संरचनावादी। जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम जो कंस्ट्रक्टिविज्म है उसको बढ़ावा देते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? संरचनावादी। और संरचनावादी से पिछले साल बहुत प्रश्न आए हुए थे, आपके टॉपिक में है, आपके सिलेबस में है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? समस्या समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंचा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? देखो, जहां से हम शुरू किए थे वहां आइए बताते हैं। ठीक है, समस्या समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से प्रारंभ करके, हमारा लक्ष्य यहाँ है, हमारा जो लक्ष्य है वो कहाँ है? मान लीजिए इस पॉइंट पे है, पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुँचते हैं। मतलब हम सीधे चल के नहीं, किताब को हम पढ़ते, किताब को पढ़ना हमारा लक्ष्य है, लेकिन उसको हम सीधे नहीं पढ़ते हैं, पीछे से किताब को पढ़ते हुए आते हैं। ऐसे अधिगम को हम पश्चगामी कार्यकारी युक्ति कहते हैं। पश्चगामी का मतलब बैकवर्ड साइड से। ठीक है, बैकवर्ड साइड से किया गया काम। ठीक, 28 नंबर क्या है सर? जब बच्चे गलतियां करते हैं तो, जब बच्चे गलतियां करते हैं तो उन्हें कक्षा में महत्व नहीं देना चाहिए। किसी की उपेक्षा तो आपको क्लास में करनी ही नहीं है। ठीक है, नहीं कहते कि महत्व दीजिए, लेकिन आप उस गलतियों को भी समझाइए बच्चे को, ताकि वो दोबारा उस गलती को ना कर सके। तो महत्व देना चाहिए थोड़ा बहुत। उन्हें कार्य को बार बार दोहराने के लिए कहना चाहिए, जब तक वो गलती करना ना छोड़े। तो एक सजा हो गई, दंड देने का तरीका हो गया, बार बार दोहराने को सपोर्ट मत करिए। उन्हें कक्षा में एक अलग खंड में बैठाएंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, पृथक्करण तो करना ही नहीं है। शिक्षक को बच्चों की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। हमें जब बच्चे गलती करें तो उनके साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, ताकि हम ये समझ सकें कि वो कहाँ समझने में गलती किए हैं, कहाँ सोचने में गलती किए हैं, और फिर उसी पॉइंट को फिर से समझा देंगे ताकि वो दोबारा गलती नहीं करेंगे। आइए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या है? एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? मतलब बच्चा स्वयं से सुबह उठे, खुद से पढ़े, खुद से तैयार हो, खुद से स्कूल जाए, कोचिंग जाए, किसी के कहने की आवश्यकता ना हो। ठीक, तो दुश्चिंता और भय पैदा करके नेगेटिव तरीके से सकारात्मक कार्य तो कभी किए ही नहीं जा सकते, है ना? प्रतिस्पर्धा परीक्षण द्वारा कॉम्पिटिटिव टेस्ट लेने चाहिए, लेकिन इससे उनके अंदर आंतरिक रूप से जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो जन्म नहीं ले सकती। व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनको सहयोग देना। देखो, क्लास में पढ़ने वाले हर बच्चे का जो लक्ष्य है वो अलग अलग होता है, और अगर हम उन्हें सहयोग प्रदान करें तो उनके अंदर आंतरिक इच्छा जन्म ले सकती है, आंतरिक अभिप्रेरणा स्वतः से जग सकती है। वास्तविक इनाम देकर, टॉफी देकर, ये बाह्य अभिप्रेरणा है। इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, आइए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, मतलब कोई एक विद्यार्थी है, कोई भी विद्यार्थी जो प्लानिंग बहुत अच्छी बनाता है, ठीक है, ओके, योजना बनाने, जांचने, फिर उसे मूल्यांकन भी उसका करता है, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? आप बताओ कि जब आप खुद से कोई ज्ञान निर्मित करो, खुद से नियमों को परिवर्तित करो, खुद से अपना मूल्यांकन करो, इसका मतलब आप बुद्धिमान हो, आप समझदार हो, आप अपनी गलतियों को खुद ही जान जाते हो। ठीक है, तो इसे अवधान तो कहेंगे नहीं, मतलब प्रत्यास्मरण भी नहीं कहेंगे, रटना भी नहीं कहेंगे, इसे मेटा कॉग्निशन कहते हैं। मतलब अधिसंज्ञान, जब हम खुद से चीज़ों को समझने लगें, नियम बनाने लगें, कोई जांच, अपने आप का मूल्यांकन करने लगें, कोई योजना बनाने लगें, फिर उससे जांचें कि कितना सही है कितना गलत, तो ये अधिसंज्ञान कहलाता है, मेटा कॉग्निशन कहलाता है। तो आपने देखा कि 27 दिसंबर के
पार्ट 2 को भी हमने बहुत सक्सेसफुली कर लिया, बहुत अच्छे से कम समय में कर लिया और आपको समझ में भी आया होगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है, बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लिया जा सकता है। इसी तरीके से 28 दिसंबर के प्रश्न पत्र को लेकर के आएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 कराएंगे। आप अपनी तैयारी करते रहिए, गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में जो परीक्षाएं आने वाली हैं उनकी भी तैयारी आप सफलतापूर्वक अच्छे ढंग से कर सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।